जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, यह आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में, चाहे वो क्लास 9th क्लास हो या फिर 10th क्लास हो या 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी के लिए। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और बहुत ही डिटेल में बताया गया है, A to Z बताया गया है जो इससे संबंधित है। यानी कि धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर कैसे कैसे परत होते हैं, क्या होता है, भूकंप कैसे होता है उसके अंदर, जो प्लेट होता है वह कैसे टूटते हैं, उसके अंदर और भी बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, कैसे तरंग पास करते हैं, भूकंपीय तरंग कैसे पास करते हैं, भूकंप कहाँ पे होता है, उद्गार कहाँ पे होता है, और इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें इसमें जानकारी आपको मिलेगा। इसलिए अच्छे से देखिएगा, पूरा कलेक्शन करके बनाया गया है। ओके, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक का नाम है पृथ्वी का आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ओके, चलिए, सबसे पहले तो अर्थ हम बता रहे हैं आपको, समझिएगा। अगर अर्थ की बात करें तो ये देखिए, मैं फिगर बना रहा हूँ, समझिएगा। तो सबसे बड़ा सा फिगर होगा, आप लोग भी इस तरह बनाइएगा तो ज़्यादा समझ में आप लोगों को ज़्यादा आएगा। दिख रहा होगा इधर, यहाँ से मैं दिखेगा, यहाँ से करके, ठीक, दिखेगा। थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है, ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए, अर्थ जो है जैसे जैसे केंद्र की तरफ आएंगे वैसे वैसे ये पतला होता जाएगा। ये अगर हम आपको ये बनाते हैं, आपको अर्थ, ठीक है। तो देखिए, अर्थ पे भी अगर सबसे ऊपर वाला पार्ट देखें, जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हमारी घर है, तो यहाँ पे दो भागों में बांट दिया गया है। एक जो है, ये आपको दिख रहा होगा, कॉन्टिनेंटल इसको बोलते हैं, और एक जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं ज़्यादा ऊपर नीचे, इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। देखिए, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये समझिएगा, ऊपर वाला पार्ट जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए, इसको स्थल मंडल कहते हैं। पूरे को क्या कहते हैं? स्थल मंडल, लिथोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, इस पूरे को लिथोस्फीयर कहा जाता है। ऊपर वाला जिस पे हम लोग रहते हैं उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, और ये दो भागों में बटा हुआ है। एक जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, देखिए विद्यार्थी, पहले समझ लीजिए, इसको ऊपर वाला पार्ट कहते हैं। ये वाला जो होता है ना आपको, ये आपको कॉन्टिनेंटल होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, और इसमें जो दिख रहा है, जो थोड़ा सा आपको माने गहराई की तरफ है, तो यहाँ पे आपको समुद्र होता है। आपको पूरा समुद्र है, पानी पानी बता दे रहा है, पूरा वाटर है, पूरा वाटर है, पूरा वाटर, यानी कि ये समुद्री पार्ट है। क्या है? और जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होगा, ये आपको कॉन्टिनेंटल पार्ट है, यानी कि महाद्वीपीय कह सकते हैं, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय क्रस्ट। और ये जो आपको समुद्र वाला दिख रहा है पार्ट, इसको कहते हैं ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट, महासागरीय, महासागरीय क्रस्ट। ठीक है, इससे आपको पता है कि अब हम जब पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी के ऊपरी परत जो होता है, वही आपको, उस पर आपको दो चीज़ मिलेगा आपको। एक तो महाद्वीपीय क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब इसमें पहाड़, माउंटेन, पठार, ये सब रहता है। हम लोग रहते हैं, घर, बिल्डिंग वगैरह रहता है, मतलब जिस पर लैंड रहता है। और एक पार्ट जो होता है, जो समुद्री होता है,
महासागरीय होता है उसे ओशियन क्रस्ट कहते हैं। ओके, तो क्रस्ट जो है आपको समझना है, ये तो ऊपरी परत हो गया। देखिए क्रस्ट मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट है, एक क्रस्ट है। क्रस्ट बोले तो भूपर पट्टी इसको हिंदी में बोलते हैं, क्रस्ट भूपर पट्टी। देख रहे हो आप, भूपर पट्टी बोलते हैं इसको विद्यार्थी, भूपर पट्टी। पृथ्वी को पहले हम बांट देते हैं, अच्छे से समझिए। भूपर पट्टी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा भूपर पट्टी है, ठीक है ना। लिख देते हैं यहाँ पे भूपर पट्टी, दिख रहा है, दिख रहा है, भूपर पट्टी। भूपर पट्टी को इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ओके, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पृथ्वी के अंदर, ये देखिए यहाँ पे हम लोग हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आदमी बना दिए, यहाँ पे विद्यार्थीगण हम लोग हैं, ये देखिए यहाँ पे हम लोग हैं। इसके अंदर मछली वगैरह जो भी जलीय जीव है इसके अंदर है, ये देख लीजिए यहाँ पे हम लोग हैं। अब नीचे जैसे आएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक नीचे आएंगे विद्यार्थीगण, समझिएगा। तो ये नीचे आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी तो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक विद्यार्थीगण, वो है आपको 30 किलोमीटर। कितना है? 30 किलोमीटर। यानी 30 किलोमीटर पृथ्वी के खोद के अंदर जाएंगे तब यहाँ तक इसको पूरा भूपर पट्टी कहेंगे। अभी भूपर पट्टी के बारे में और भी डिटेल बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए। पृथ्वी का हम पेयर बता रहे हैं, सॉरी लेयर बता रहे हैं। जैसे ही इसके नीचे आएंगे, पृथ्वी के अंदर आ रहे हैं आप, पृथ्वी के अंदर ये 30 किलोमीटर तक आ गए, फिर इसके नीचे आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे तो ऐसे यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे कट कर देते हैं आपको, यहाँ पे, ठीक है। और इसको ये है यहाँ पूरा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेंटल है। क्या है? इसको मेंटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल। मेंटल इंग्लिश में भी मेंटल ही कहते हैं, मेंटल कहते हैं। ओके, मेंटल कहते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि मेंटल कितना किलोमीटर है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से यहाँ तक आने में आपको, मेंटल आने में आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये आपको 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक आने में नीचे में 2900 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बात करें तो आपको यहाँ से यहाँ तक एक कोर हो गया। इसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। इंग्लिश में कोर बोलते हैं, हिंदी में करोड़ बोलते हैं, ठीक है ना। कोर और करोड़ केंद्र। यहाँ से यहाँ तक आपको बता दे, लगभग आपको कितना किलोमीटर हो जाएगा, रुक जाए बताते हैं। 64 में से अगर हम घटा देते हैं 29 तो 9 5 14, लगभग 3400 किलोमीटर, लगभग 3400 किलोमीटर जो है आपको यहाँ से यहाँ तक अंदर आने में हो गया, ठीक है। एक क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको देखिए, यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट को क्या कहते हैं विद्यार्थीगण? भूपर पट्टी यानी क्रस्ट बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक के नीचे वाले पार्ट को मेंटल कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक वाले को कोर कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक नीचे आएंगे तो 30 किलोमीटर के आसपास में आएगा। यहाँ से यहाँ तक नीचे आएंगे तो 2900 किलोमीटर पूरा ये आपको मेंटल में फैला हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ तक के मतलब 3400 किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ है आपको नीचे तक कोर, ठीक है। अब पूरे पृथ्वी को अच्छे से स्टडी करने के लिए यह क्रस्ट को भी 2 भागों में बांट दिया गया, मेंटल को भी 2 भागों में बांट दिया गया, और इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भूपर पट्टी, ये देखिए भूपर पट्टी यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो लाइन है, इस लाइन का क्या नाम है? इस लाइन का क्या नाम है? तो समझिएगा अच्छे से। इस लाइन का नाम है मोहविसिक असंबद्धता। जो वैज्ञानिक इसको अलग किया था उसी के नाम पर लिख देते हैं मोहविसिक असंबद्धता। असंबद्धता, मोहविसिक, इस लाइन को क्या कहते हैं विद्यार्थीगण? मोहविसिक असंबद्धता। इस लाइन को क्या कहते हैं? मोहविसिक असंबद्धता। अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। ये लाइन यानी कि अब देखेंगे क्रस्ट और मेंटल की जो लाइन बना रहा है, रेखा बना रहा है, इसको असंबद्धता कहते हैं, मोहविसिक। अच्छा, इसका नाम असंबद्धता क्यों पड़ा होगा? असंबद्धता का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की जो गुण क्वालिटी है, जो रॉक्स है, और फिर यहाँ से इसके नीचे वाले जो गुण है,
यहीं से बदलना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको असंबद्धता कहते हैं। यानी कि जहाँ पे गुण जो है बदल जाए उसको असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं। फिर अब क्वेश्चन ये है कि मेंटल और कोर की बीच की जो लाइन है, मेंटल और कोर की बीच की जो लाइन है, इसका क्या नाम लिखें? इसका भी नाम लिख देते हैं। ठीक है ना, गुटेन वर्ग। इसका क्या नाम रख दिया है? गुटेन वर्ग। गुटेन वर्ग, ये भी वैज्ञानिक थे। असंबद्धता, असंबद्धता। असंबद्धता का मतलब समझे ना कि यहाँ से नीचे का अलग गुण है, यहाँ से ऊपर यहाँ तक अलग गुण है, फिर यहाँ से नीचे का अलग गुण है, इसलिए अलग अलग इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, अब समझिए। अब आपको बता दें कि यहाँ पे कौन, अच्छा पहले ये देखिए, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यानी कि यहाँ सबसे ऊंचा पहाड़ चोटी सब ये सब पाया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ पूरा मोटाई गहराई कर सकते हैं, ये 30 किलोमीटर है। लेकिन अगर समुद्री की जो सबसे सतह निचली सतह होती है, उसकी सबसे, मान लो कि निचली सतह ये है, आपको समुद्र की सबसे निचली सतह ये है। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आपको 5 से 10 किलोमीटर के आसपास में है। 5 किलोमीटर NCERT में दिया हुआ, तो लिख दिया। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब समझिए, अब इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। इसको भी, यानी कि एक क्रस्ट है, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। चलिए दो भागों में बांटते हैं दूसरे से। देखिए इसको हम ऐसे दो भागों में बांट देते हैं, इससे ऐसे पता चलता है कि दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है विद्यार्थीगण, आपको ऐसे दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, दो भागों में बट गया, ये दो भागों में विद्यार्थीगण बट गया। ठीक है ना, अब क्वेश्चन है इसको ऊपरी, ऊपर वाले को क्या कहेंगे? ऊपरी। तो लिख देते हैं ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट। और नीचे है तो इसको निचली क्रस्ट, निचली क्रस्ट। इंग्लिश में अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इंग्लिश में अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। क्रस्ट को दो भागों में बांट दिया गया, ऊपर वाले और नीचे वाले। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। ये जो, अच्छा इस लाइन को सबसे पहले, ये लाइन जो है इसको क्या कहते हैं? इस लाइन के बारे में जानना चाहिए। इस लाइन को क्या कहते हैं? ये तो पता है आपको, समझ लीजिएगा। पहले ये आपको, एक क्रस्ट जो अलग अलग होता है, ये तो मुँह बेसिक हो गया। और इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को, तो इस लाइन को हम लिख देते हैं, नाम समझिएगा, इसको कोनराड कहा जाता है विद्यार्थी। क्या कहा जाता है? कोनराड। तो इसको नाम लिख देते हैं कोनराड। कोनराड असंबद्धता, असंबद्धता। जहाँ भी आपको असंबद्धता दिखे वो समझिए दो परतों को बीच की रेखा है। ठीक है ना, जहाँ से क्वालिटी अलग हो जाता है। तो देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रस्ट है, इसको दो भागों में बांट दिया गया, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। जो लाइन दो भागों में बांट गया उस काल्पनिक लाइन को कहते हैं कोनराड असंबद्धता। अगर फिर पूरे क्रस्ट और पूरे मेंटल को जो भागों में बांट दिया गया उसको मोहोविसिक असंबद्धता कहते हैं। पूरे मेंटल और पूरे कोर को दो भागों में बांट दिया गया उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। अभी और दो भागों में बांटना है, बात को समझना। अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल आपको यहाँ से हम भाग करते हैं। ठीक है, यहाँ से, चलिए यहाँ से दो भागों में बांट देते हैं। यहाँ से करने के पीछे क्या है हम आपको रीजन बताएंगे। यहाँ से यहाँ तक ये दो भागों में बट गया मेंटल। ये जो डॉट डॉट है ना, ये आपको आपस में ही बट गया, तो दो भागों में बट गया। उसके ऊपर ऊपरी बोलते हैं, ऊपरी मेंटल है, हो गया मेंटल। इसको निचली मेंटल। अब क्वेश्चन है कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच के लाइन क्या होता है? इसी लाइन को क्या कहते हैं? तो इस लाइन को हम लिख देते हैं, आपको जहाँ असंबद्धता दिखे आपको समझ जाना है वो क्या है कि बीच की लाइन है। तो इसका नाम है आपको रेपेटी, रेपेटी असंबद्धता, असंबद्धता, असंबद्धता। यानी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच के लाइन को क्या कहते हैं? रेपेटी असंबद्धता। ठीक है, अब हम सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं अभी, उसके बाद हम दूसरा कोई और भी काम करेंगे। देख लीजिए, यहाँ से ये देखिए पूरे कोर है, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन, ध्यान दीजिएगा।
इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया। सबको हम बारीकी से पढ़ाएंगे, खाली आपको देखना है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। अच्छा, इसका तो नाम दिए ही नहीं इसको, हाँ ये गुटेनबर्ग उदय ही दिए। इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया गया विद्यार्थीगण, और इसका मान दिया गया आपको लेहमैन। लेहमैन लेहमैन असंबद्धता, ओके, दिख रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, अब जो है इसके बारे में डिटेल और जानने की आवश्यकता है। क्या है, देखिए यहाँ पे जो होता है ये वाला पार्ट, आपको इसमें इसका फॉर्मूला है, इसमें कौन सा घटक पाया जाता है, तो उसमें कह सकते हैं कि सर सियाल, एक फार्मूला होता है सियाल पाया जाता है इसमें, तो सियाल लिख देते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे घटक में लिख देते हैं। घटक में क्या पाया जाता है मुख्य रूप से ज़्यादा, घटक। तो घटक में आपको 1 नंबर में जो है आपको क्रस्ट है, तो क्रस्ट में आपको सियाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सियाल। सी मतलब होता है सिलिकॉन, और एल मिस होता है एल्युमिनियम, ओके, एल्युमिनियम। दूसरा जो होता है आपको, वो होता है आपको मेंटल। दूसरा क्या होता है, मेंटल में क्या होता है, तो सीमा फार्मूला होता है, इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। सीमा, सी मैंने आपको बताएं, एस आई मतलब यहाँ पे सिलिकॉन हो गया, एम ए मतलब होता है मैग्नीशियम, और तीसरा जो होता है आपको कोर होता है। कोर में क्या पाया जाता है, वो देखिए नीफ है, एन आई मैंने निकेल, और एफ ई मतलब फेरस मतलब लोहा, फेरस मीन्स क्या होता है, लोहा, आयरन होता है, ठीक है। तो ये पाया जाता है इसके अंदर, और भी मतलब कम पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम ये पाया जाता है। अब समझिएगा, अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, आपको बताया है कि 2900 यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 2900 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक समझिएगा, आपको ये लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, बात को समझिए। अगर यहाँ ये देखिए क्रस्ट है, क्रस्ट का भी पॉइंट है, यहाँ से आपको लगभग 100 किलोमीटर, कितना, 100 किलोमीटर, इसको भी अलग पार्ट कर देते हैं। यहाँ तक जो ये रहता है ना, यहाँ पे जो रॉक्स होते हैं वो बिल्कुल सॉलिड होते हैं। क्या होता है, सॉलिड होते हैं। हम बता देते हैं आपको, यहाँ जो लिखे हैं आपको, ये मेंटल की बात हो रही है, ये आपको 100 से 150 किलोमीटर बिल्कुल रॉक्स होता है। क्या होता है, रॉक्स होता है। क्या होता है, रॉक्स होता है, ये रॉक्स होता है। ये मतलब कि ठोस अवस्था में रहता है। क्या रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। बात को समझिएगा, यानी ये कितना किलोमीटर रहेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपको यहाँ से यहाँ तक आपको रॉक्स जो होगा वो आपको ठोस अवस्था में होगा। लेकिन जैसे ही नीचे आएंगे इसके यहाँ तक, मान लेते हैं यहाँ तक, जैसे ही यहाँ तक नीचे आएंगे, बात को समझिएगा, तो ये जो होगा आपको पूरा सेमी सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेमी सॉलिड हो जाएगा। ये बिल्कुल आपको सेमी सॉलिड हो जाएगा, सेमी सॉलिड हो जाएगा। बात को समझिएगा, ये सेमी सॉलिड मतलब कि अर्ध द्रव्य, यानी कि सेमी सॉलिड, इसको क्या बोलेंगे, सेमी सॉलिड, यानी पूर्ण रूप से पिघला हुआ नहीं, अर्ध पिघला, इसको क्या बोलेंगे, अर्ध पिघला, अर्ध पिघला, अर्ध पिघला, अर्ध पिघला इसको बोलेंगे। अब समझ लीजिएगा, ये जो सेमी सॉलिड है ना, इसी को कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं विद्यार्थीगण, इसी को बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। हिंदी में लिख देते हैं एस्थेनोस्फीयर। इसको क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर, दुर्बल मंडल। हिंदी में क्या बोलते हैं, दुर्बल मंडल। भाई इसको देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है पृथ्वी के अंदर। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर है,
30 किलोमीटर तक तो पूरा सॉलिड है, नो डाउट। फिर 30 से अगर नीचे 100 किलोमीटर अंदर आए तो ये भी सॉलिड ही है, बिल्कुल रॉक्स है। और इसी में जो है आपको ये दिख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ वाला जो पार्ट है, इसी में आपको मतलब कि प्लेट जो होता है, प्लेट पाया जाता है। जो पृथ्वी तैरता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा प्लेट ही है, ठीक है ना। तब देखिए ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, यही जो है मैग्मा है, यही आपको मैग्मा है, आपको जेली में होता है, जेली के फॉर्म में होता है, जेली के फॉर्म में होता है, यानी कह सकते हैं प्लास्टिक, पिघला प्लास्टिक, पिघला प्लास्टिक भी बोल सकते हैं इसको, प्लास्टिक। इसी पे जो है आपको विद्यार्थीगण प्लेट जो होता है तैरता है, इसके बारे में समझना है। इसी पे प्लेट क्या होता है, तैरता है, इसके बारे में और भी जानकारी हम देंगे, ठीक है। इसी पे प्लेट जो है तैरता है और वही प्लेट आपस में टकराता है तो क्या होता है, भूकंप होता है। अब देखिए ये जो मैग्मा है, यही मैग्मा है विद्यार्थी, ये मैग्मा है, लेकिन पूर्ण रूप से द्रव्य नहीं है, लेकिन ये मैग्मा है, ठीक है ना। यह मैग्मा कहाँ पाया जाता है, तो स्टेनोस्फीयर, दुर्बल मंडल में पाया जाता है। कितना किलोमीटर के आसपास में, यहाँ से लेकर यहाँ तक है विद्यार्थीगण, ये वाला पार्ट, यहाँ वाला पार्ट, ये आपको लगभग 100 से नीचे जाइएगा, 100 से नीचे जाइएगा तो आपको 100 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर के आसपास में यह स्टेनोस्फीयर पाया जाता है। यानी 100 किलोमीटर तो ये क्या हो गया, ठोस हो गया। उसके नीचे 100 से लेकर 350 किलोमीटर में यह स्टेनोस्फीयर पाया जाता है, जहाँ पे मैग्मा ही मैग्मा होता है। और यह जो है बिल्कुल धीरे धीरे तैरता है। आप सोचिए ना, अगर पिघला हुआ प्लास्टिक होगा तो कैसे, वो प्लास्टिक पानी जैसा थोड़ी होगा, वो बिल्कुल आपको जेली जैसा होगा, जेली जैसा स्ट्रक्चर होगा। यानी जो हम लोग ब्रश करते हैं, पेस्ट होता है, ब्रश का जो पेस्ट होता है, जैसे मुंह धोते हैं, तो उस पेस्ट जैसा ही रहता है। तो जाहिर सी बात है, उस पर कोई चीज़ रखिएगा तो वह बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो तैर सकता है। तो उसी पे जो है आपको ये प्लेट, ये जो प्लेट आपको दिखता है, जैसे भारत एक प्लेट है, उसी पर बहुत यूरेशिया, गोंडवाना, ये सब प्लेट जो है इसी पे तैरता था, है अभी भी, ठीक है ना। और इसके नीचे आएंगे यहाँ तक विद्यार्थीगण, ये सब ऊपरी मंडल की बात बता रहे हैं, ऊपरी मेंटल की बात बता रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 600 किलोमीटर है, 660 किलोमीटर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 660 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 350 के आसपास में किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर है। कहिएगा सर ये बड़ा बना दिया, छोटा बना दिया, स्पेस की कमी है, ठीक है, उतना नहीं सोचना है। अब जैसे ही नीचे आते हैं विद्यार्थीगण, जैसे ही नीचे आते हैं वैसे ही यह जो है आपको निचली मेंटल हो जाता है। तो निचली मेंटल में विद्यार्थीगण आपको मैं बता दूं, ये हमेशा क्या होता है, सॉलिड रहता है। यानी कि ये वाला जो होता है ठोस होगा, ये वाला क्या होगा विद्यार्थीगण, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ठोस होगा। क्या होगा, ठोस होगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठोस है। अब पूरा ये आपको इस तरह का बेसाल्ट का बना होगा पूरा ये पहाड़, अंदर पहाड़ है, अंदर पहाड़ है विद्यार्थीगण, अंदर पहाड़ है, अंदर पहाड़ है, ठीक है ना। पहाड़ है, लेकिन यह जो है पिघला हुआ नहीं है, ये भी पूर्ण रूप से पिघला नहीं हो, अर्ध पिघला है ये, ठीक है ना। पूर्ण रूप से पिघला कहाँ है अभी हम बताएंगे। यहाँ का टेम्परेचर समझ लीजिए, यहाँ टेम्परेचर जो है, यहाँ वाले स्टेनोस्फीयर में यहाँ का टेम्परेचर जो है विद्यार्थीगण लगभग आपको 700 से लेकर आपको 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है। 700 से 1200 टेम्परेचर लिख देते हैं, टेम्परेचर इसका होता है, ठीक है। टेम्परेचर लिख दिया, ओके, समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखिए, जैसे ये ठोस अवस्था में हो गया, मेंटल में और इसका कोई काम है, इसका कोई काम नहीं। चलिए अब जैसे नीचे आते हैं विद्यार्थी, जैसे आते हैं यानी कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं विद्यार्थीगण, ऊपरी कोर में। इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी कोर, ऊपरी कोर, और नीचे वाले को निचली कोर, निचली कोर, ओके। तो ऊपरी कोर में देखिए, ध्यान दीजिए, ऊपरी कोर में जो होगा पूरा मैग्मा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है विद्यार्थीगण, पूरा मैग्मा भरा हुआ है। यही मेन मैग्मा है। जो मैग्मा आप लोग सुनते हैं ये मेन, लेकिन ये ऊपर नहीं जाता है। जो मैग्मा आपको विद्यार्थीगण, मैग्मा भरा पड़ा है, क्या है, मैग्मा भरा पड़ा है, पूरा मैग्मा भरा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, पूरा मैग्मा है,
मैग्मा है, यह पूर्ण रूप से द्रव्य अवस्था में है, यानी सॉलिड है। क्या है ये? सॉरी लिक्विड है। लिक्विड है। क्या है? पूर्ण रूप से लिक्विड है। पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में है। द्रव अवस्था में है। द्रव अवस्था में है। यानी ये वाला पार्ट ऊपरी, यानी कि ऊपरी जो कोर है आपको पूर्ण रूप से क्या है? द्रव। यही मैग्मा है। और इसी मैग्मा के कारण से पृथ्वी पर चुंबक के क्षेत्र बनता है। इसी मैग्मा के कारण से यह जो है हमेशा मूव करते रहता है, ऐसे ऐसे गति में रहता है, ये हमेशा गति में रहता है। ये पूर्ण रूप से क्या है? ठोस है। ये पूर्ण रूप से यहाँ पर ठोस नहीं है, ये पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में, ये पूर्ण रूप से लिक्विड में नहीं है, ये अर्ध लिक्विड है, यानी कि सेमी प्लास्टिक कर सकते हैं, सेमी लिक्विड कर सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से लिक्विड है। ठीक है ना? लेकिन सोचिए, जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं तो ये फिर से ठोस होने लगता है, फिर से ये ठोस होता है। ये ठोस अवस्था में हो गया। क्या हो गया? ठोस अवस्था में हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे आपको 5100 किलोमीटर, क्या 5100 किलोमीटर तक है। यानी 5100, यानी ये देखिए ये 2900 है, यहाँ पे 2900 से नीचे आएंगे तो 5100 किलोमीटर होगा। और 2900 से 5100 किलोमीटर के बीच में ये पूरा जो है आपको ऊपरी कोर कहलाता है। और इसी में मैग्मा पाया जाता है, लावा जिसका नाम होता है मैग्मा, यही मैग्मा है। अब ये क्वेश्चन मत करिए क्योंकि ये ही मैग्मा क्या ऊपर जाता है, नहीं, ये मैग्मा ऊपर जाता है। ये मैग्मा ऊपर कैसे जाएगा? सोचिए, इतना पूरा पहाड़ है, इतना चट्टान है, सब बहुत कठोर चट्टान है, सब प्रेशर के कारण से। और फिर नीचे जो हो गया विद्यार्थीगण, ये पूर्ण रूप से ठोस हो गया। क्या हो गया? यानी 5100 से लेकर यहाँ पे आइएगा नीचे, आपको नीचे बता देते हैं, यहाँ पे आइएगा तो लगभग इसका डिस्टेंस हो जाएगा 7361 किलोमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 7361 किलोमीटर, यानी 5100 के नीचे 6361 किलोमीटर तक आप जब आएंगे तो ये आपको निचली कोर कहलाता है। और निचली कोर पूर्ण रूप से ठोस रहता है। क्या रहता है विद्यार्थीगण? ठोस रहता है, यानी सॉलिड स्टेट रहता है। ये पूर्ण रूप से यहाँ से लेकर क्या रहता है? ठोस रहता है। ठीक है? इतना समझ में आया कि नहीं? आया ही होगा। अब समझ लीजिएगा, आगे हम बता रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर इतना कुछ जानकारी आपको प्राप्त कैसे हुआ, ये कहाँ से पता चला कि ऐसे ऐसे होता है? तो इसी के बारे में हमको बृहद मतलब कि अध्ययन करना है। तो चलिए हम बताते हैं कि स्रोत कैसे पता चला। ओके, ये समझ में आ गया? इससे संबंधित और भी है। अब देखिए, स्रोत जैसे कैसे पता चला, एक प्रश्न है, कैसे पता चला? स्रोत क्या है? स्रोत का मतलब सोर्सेस क्या है? सोर्सेस क्या है? कैसे पता चला कि इतना कुछ मैंने आपको बताया? तो इसका सिंपल लॉजिक है, वो मैं बता रहा हूँ। 3-4 कारणों से पता चला। एक डायरेक्ट सोर्स होता है, एक इनडायरेक्ट सोर्स होता है। तो एक नंबर पे हम देंगे आपको भूकंपीय तरंग से पता चला। तरंग से पता चला, भूकंपीय तरंग से। तो कहिएगा सर भूकंपीय तरंग से कैसे पता चला? तो कहता है कि वैज्ञानिकों ने कहा कि जानते हैं, सिर्फ यही नहीं, ज्वालामुखी उद्गम, ज्वालामुखी से भी पता चला कि अंदर क्या है। कहिएगा अच्छा, और क्या? तो घनत्व से भी पता चला, ताप से भी पता चला, टेम्परेचर से। उसके बाद क्या चीज़ से पता चला? तो उल्का पिंड से भी पता चला, उल्का पिंड से भी पता चला। ठीक है? तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं कैसे पता चला, थोड़ा सा आपको बता ही देते हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें सबसे पहले उल्का पिंड की, तो उल्का पिंड आपको पता है कि जब पूरा पृथ्वी, पूरे विश्व का, मतलब पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, तो उसमें जो फटा हुआ, जो आप बिग बैंग थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा गोला फटता है तो वो चकनाचूर हो जाता है। चकनाचूर हो जाता है तो अलग अलग बनता है, कुछ सूर्य बन जाता है, कुछ ग्रह बन जाता है, कुछ आपको उल्का पिंड बन जाते हैं। तो एक ही चीज़ से नहीं निकला होगा। तो अगर उल्का पिंड को भी होगा, जैसे उल्का पिंड पृथ्वी पे आया, कहाँ आया? पृथ्वी पे आया। ठीक है ना? तो उल्का पिंड पृथ्वी पे आया होगा, टकराया होगा, तो उल्का पिंड का जो भी लंबाई ऊंचाई जो भी हो, उसमें से वैज्ञानिकों ने उल्का पिंड को उठाया होगा और उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखा होगा, आंतरिक स्थिति,
आंतरिक संरचना देखा होगा। तो आंतरिक संरचना देखा जब, तो वो पाया इस तरह से 3 लेयर पाया। कैसे लेयर पाया? जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, वह आपको बहुत ही ज़्यादा आपको सॉलिड है, ठीक है ना। ओके, जो नीचे यहाँ से यहाँ तक पाया, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड है, अर्ध लिक्विड है, और थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखा तो ठोस अवस्था में था। फिर नीचे के देखा तो नीचे पूरा आपको लिक्विड अवस्था में दिखाई दिया। तो इस प्रकार से वह लेयर तय कर पाया कि यह मेंटल है, यह आपको कोर है, और ये आपको क्रस्ट है। तो क्रस्ट, ये जो 3 लेयर हम लोग जो सुनते हैं, 3 लेयर जो आपको उल्का पिंड से पता चल गया, ठीक है ना। उल्का पिंड से पता चल गया कि भाई उल्का पिंड लिया होगा, उसको अंदर वाला पार्ट को स्टडी किया होगा, और उसी के जैसा पृथ्वी बना है, तो पृथ्वी के अंदर भी इस तरह का हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि सर भूकंपीय तरंग सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो चलिए इसके बारे में हम सबसे पहले आपको भूकंपीय तरंग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो भूकंपीय तरंग, सबसे पहले अगर पूछेंगे आपसे कि तरंग क्या होता है, तो क्या बताइए, भूकंपीय तरंग क्या होता है। तो तरंग तो जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, पृथ्वी के अंदर, लिख देते हैं कि ताकि समझ में आए, पृथ्वी के अंदर जब फॉल्ट, FULT, फॉल्ट को भ्रंश भी कहते हैं, भ्रंश पर अचानक एक ऊर्जा यानी एनर्जी कह सकते हैं, एनर्जी उत्पन्न या रिलीज हो, ठीक है ना। तो वहाँ एक कंपन रिलीज होता है, जिसे हम लोग भूकंपीय तरंग कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर पृथ्वी के अंदर ही फॉल्ट क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए फॉल्ट के बारे में बताते हैं, समझ लीजिएगा। फॉल्ट के बारे में देते हैं, समझ लीजिए। जैसे अभी बताए हैं आप लोगों को, मान लीजिए कि यह जो है यह आपको क्या है, यह मान लीजिए कि आपको ये है क्या नाम है, पहाड़ है, ठीक है ना। और नीचे जो है आपको स्टेनोस्फीयर है, क्या है, स्टेनोस्फीयर है नीचे। और स्टेनोस्फीयर को बताया है कि ये मैग्मा है, क्या है, अर्ध मैग्मा है, मतलब लिक्विड है। अब ये जो है ना तरल अवस्था में है, अर्ध तरल अवस्था में है, इस प्रकार से है, ठीक है ना, अर्ध तरल अवस्था में। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी एक प्लेट होगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये वाला प्लेट होगा। अब क्या होगा ना कि ये जो है दोनों जो है आपस में दोनों क्या होगा, ये टकराया होगा। क्या देखिए, अब देखिए इस पे तो दोनों तैरेगा, ये अलग अलग प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, या फिर पूरा मान लो कि एक ही है, तो ये प्रेशर के कारण जो होता है ना टूट जाता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये आपस में ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर के कारण से जहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा कमज़ोर जगह है, तो वहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यही टूटने पर जो एक प्रकार का ऊर्जा निकलता है, यहीं पे ये, अच्छा इसे ही फॉल्ट का टूट, यहाँ पे ये टूट गया ना, तो टूटने के बाद में यह जो है अलग होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो अलग होता है या फिर टकराता है, तो यहाँ पे ना एक प्रकार का एनर्जी उत्पन्न होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग मतलब वेव कहते हैं, क्या कहते हैं, तरंग। तो यहीं पे तरंग उत्पन्न होता है। बात तो समझ में आया कि नहीं। तो यहीं पे आपको तरंग उत्पन्न होता है, ओके। तो यही तरंग उत्पन्न, इसी को भूकंपीय तरंग कहते हैं। कि मान लो कि यहाँ पे जो है टूटा फूटा, तो यहाँ पे टूटने के बाद में यहाँ पे एक एनर्जी, इसी को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थीगण, फोकस कहते हैं। बात को समझिएगा। और यही फोकस जो होगा ना, यहीं से तरंग उत्पन्न होगा। क्या होगा, तरंग उत्पन्न होगा। तो ये तरंग उत्पन्न होगा ना, तो ये देखिए पृथ्वी के नीचे है, पृथ्वी के ऊपर है, तो ऐसे तरंग उत्पन्न होता है, ऐसे तरंग होता है। तो यहीं जाके आपको ये वाला यहाँ पे जो पृथ्वी के धरातल पे आता है, ये धरातल है पृथ्वी का, तो इसे अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र
केंद्र कहते हैं। इसको फोकस कहते हैं। यहाँ पे जहाँ पे टूटा है, जहाँ पे पहाड़ टूटा है ना, अंदर वाला पार्ट टूटने के बाद में एक अलग एनर्जी उत्पन्न हुआ, तो यहाँ से क्या हुआ, एक तरंग उत्पन्न हुआ और इसी तरंग जो है पूरा नीचे भी फैला और ऊपर भी फैला। ठीक है, तो यही तरंग से आपको ऊपर गया तो यहाँ पे पृथ्वी हिला तो जहाँ पे हिलता है ना, जहाँ वाला क्षेत्र, उसको अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, ईपी सेंटर कहते हैं, ईपी सेंटर इंग्लिश में। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है। अब जब हम लोग भूकंप वाला पार्ट पढ़ेंगे तो अच्छे से समझाएंगे। अभी सिंपल समझिए कि भूकंप ये भ्रंश क्या होता है। तो जब अंदर पृथ्वी के अंदर दो पहाड़े आपस में टकरा के या टूटते हैं या फिर ऐसे ही टूट जाते हैं दबाव के कारण, तो वहाँ पे एक रिलीज होता है, उसे हम लोग तरंग कहते हैं। तो ये तरंग आपको हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि तरंग के बारे में थोड़ा सा समझिए क्या होता है। तरंग जो होता है मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। भूकंपीय तरंग आपको 3 तरह से होता है। पहला, फर्स्ट जो होता है प्राइमरी यानी पी तरंग समझिएगा। दूसरा जो होता है एस तरंग। ठीक है ना, ये जो होता है दोनों, ये आपको पृथ्वी के अंदर होता है, माने अंदर उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। ठीक है ना, और एक जो होता है उसे एल तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एल तरंग। इसको लव तरंग भी कहते हैं। ठीक है, अब समझिए, ये जो है धरातल पर रहता है। क्या? धरातल मतलब कि सतह पर, यानी पृथ्वी के सतह पे ये दिखाई पड़ता है। अब समझिए, पी तरंग होता है ना, उसको प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, प्राइमरी तरंग भी कहते हैं, एस माने सेकेंडरी तरंग कहते हैं। यह जो गति करता है, यह आपको सॉलिड यानी कि ठोस, द्रव तथा गैस, तीनों अवस्था में गमन करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है आपको तीनों स्टेट में गमन करती है, यानी जहाँ ठोस रहेगा वहाँ भी जा सकता है, जहाँ गैस रहेगा वहाँ भी जा सकता है, और जहाँ द्रव्य रहेगा वहाँ भी जा सकता है। दूसरा, यह इसकी गति तेज होती है, यानी इसका स्पीड भी फास्ट होता है। इसीलिए सबसे पहले अगर भूकंप आता है तो इसी का गणना होता है, क्योंकि सबसे पहले पहुंचता है। ठीक है, तीसरा इसका समझिएगा। तीसरा इसका जो होता है आपको मुख्य रूप से ये तीनों अवस्था में पाया जाता, मतलब गमन कर सकती है, इसकी गति तेज होती है। और उसके बाद बता रहे हैं आपको, तथा ये हो गया। अब एस तरंग की बात करते हैं। एस तरंग दूसरा क्या होता है? एस तरंग जो होता है, बात को समझिए, इसकी गति पी की अपेक्षा कम होती है तथा यह केवल ठोस में गमन करती है। ये केवल ठोस में गमन करती है। अब चीज़ों को समझेंगे। केवल ठोस में गमन करती है। और एल तरंग तो बता ही दिए, धरातल पर होगा, और ये सबसे विनाशकारी होता है। विनाशकारी तरंग होता है। ये हम बताएंगे जब हम लोग भूकंपीय तरंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। अभी समझिए कि कैसे तरंग से पता पृथ्वी का आंतरिक संरचना पर कैसे प्रभाव पड़ता है। अब समझिए। अब जरा हम थोड़ा सा बैक आते हैं। देखिए, अभी याद रखिएगा, पी तरंग जो है तीनों में आपको गमन करती है। ठीक है ना। एस तरंग जो है केवल ठोस में गमन करती है। अब समझिए, ये देखिए समझिएगा। आपको पता है कि ये ठोस वाला जो है एस्थोनोस्फीयर है। एस्थोनोस्फीयर के ऊपर वाला जो ठोस वाला पार्ट है, ये ऊपरी मंडल है, माने ऊपरी कौन मंडल है यार? मेंटल स्फीयर है।
तो ऊपरी मेंटल स्फीयर में आपको बताया है कि यह लगभग 100 किलोमीटर अंदर तक जो होता है ठोस रहता है और यहीं पे भूकंप वगैरह उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसी पे चट्टान जो होता है आपस में टकराते हैं तो एक रिलीज होता है और यहीं पे भूकंप भी होता है, ठीक है ना। यहीं पे भूकंप का केंद्र भी होता है, या यहीं भूकंप मान लो कि ये वाला केंद्र है, ये वाला केंद्र है, भूकंप का केंद्र है, तो ये जो जाएगा तो ऊपर भी इसका तरंग जाएगा, दिख रहा है ना, इसका तरंग ऊपर भी जाएगा और इसका तरंग नीचे भी जाएगा। तो जैसे अब बताइए, इससे दो तरह का तरंग निकला, दो तरह का तरंग कौन कौन निकला, पी निकला और एस निकला। पी तरंग, तो समझिए पी तरंग ऊपर भी गया, एस तरंग ऊपर भी गया, पी तरंग नीचे भी गया, पी तरंग नहीं गया। मान लेते हैं पी तरंग आ रहा है, ठीक है ना। ये पूर्ण रूप से ये आप कहिएगा सर पी तरंग यहाँ पे पार कर गया और एस तरंग भी पार कर गया, कहिएगा सर एस तरंग का लिक्विड में नहीं जाता है, तो ये लिक्विड थोड़े है, ये आपको अर्ध लिक्विड है, तो अर्ध लिक्विड में जा सकता है। तो ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आया। अब देखिए ये सब आपको ठोस है। यहाँ अब पी यहाँ पे आया, देखिए पी तरंग यहाँ पे आ गया, पी तरंग आपको यहाँ पे भी है, पी तरंग यहाँ पे भी है। पी तरंग की बात बता रहे हैं। अगर बात करें तो पी तरंग आपको एस तरंग यहाँ भी है, एस तरंग यहाँ भी है, एस तरंग यहाँ भी है, एस तरंग यहाँ भी है। पी तरंग आपको यहाँ पे है, पी तरंग आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, पी तरंग यहाँ भी देखने को मिलेगा, पी तरंग यहाँ भी देखने को मिलेगा, पी तरंग यहाँ भी दिखेगा, पी तरंग यहाँ भी दिखेगा, पी तरंग यहाँ भी दिखेगा। यानी पी जो है आपको सॉलिड में भी दिखेगा और लिक्विड में, ये पूर्ण रूप से लिक्विड है। लेकिन जैसे ही एस नीचे की तरफ आएगा तो एस यहाँ दिखाई नहीं देता है। इससे पता चलता है कि यहाँ से लेकर यानी 29 किलोमीटर से लेकर आपको 5100 किलोमीटर में एस कहीं नहीं दिखा, एस कहीं नहीं दिखा। इसका मतलब एस जो है, एस का ये गुण होता है कि यह लिक्विड में ट्रैवल नहीं करता है, लिक्विड में गमन नहीं करता है। इसका मतलब पूरा पार्ट जो है लिक्विड कहला है, पूरा पार्ट लिक्विड कहला है। बात समझे कि नहीं। तो यह तरंग से पता चला कि भूकंपीय तरंग से पता चला कि यह पूरा आपको लिक्विड है। समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। एक और चीज़ के बारे में बताते हैं, तरंग की बात, थोड़ा सा बात हो ही गया है तो चले आगे चलते हैं। तरंग, देखिए तरंग जो होता है आपको घनत्व बढ़ेगा तो तरंग की गति में कमी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि तरंग का जो जहाँ पे घनत्व कम होता है वहाँ पे तरंग ज़्यादा स्पीड में जाता है। अब देखिए घनत्व अगर घटेगा तो तरंग की गति बढ़ेगी। यस और नो, ये घटेगा तो तरंग की गति बढ़ेगा, ठीक है। अब समझिएगा। अब जरा सोचे, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे यहाँ घनत्व बढ़ते जाता है। देखिए जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो प्रेशर के कारण घनत्व बढ़ेगा। तो घनत्व बढ़ेगा, इसका मतलब जो भी तरंग है जैसे जैसे नीचे आएगा उसका स्पीड क्या होगा, घटता चला जाएगा। दिमाग में रखिएगा, सारा क्वेश्चन पूछता है। जैसे जैसे तरंग पृथ्वी के नीचे की तरफ आएगा उसका स्पीड यानी उसका गति जो है वह कम होता जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका स्पीड फास्ट होता जाएगा। इसलिए पृथ्वी पर इसका स्पीड बड़ी फास्ट होता है, बहुत तबाही मचाता है। यस और नो, ये समझ में आ गया। और जो है इसके बारे में क्या बताया आपको, ये चीज़ हो गया। चलिए, ये मैंने आपको पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में बताया और इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, जैसे समझ लीजिए, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे आपको। चलिए, लगभग जानकारी दे ही दी है, सब उसी तरह का है। तो चलो ओके, ठीक है।